बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरी है और थंबनेल पे आपने देख लिया और मैंने लिखा है कि जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार अल मारूफ बाबर रहमता, जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद खोसा और जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद, इनमें से दो तो बाबर रहमता और आसिफ सईद खोसा चीफ़ जस्टिस भी रहे हैं, वो मरियम नवाज़ साहबा के केस पर असरअंदाज हो रहे हैं। चले मैं इस तरह से कह देता हूँ कि वो मरियम नवाज़ साहबा के केस पर मुबैना तौर पर असरअंदाज हो रहे हैं, बादियों नज़र में असरअंदाज हो रहे हैं। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ स्टोरी? काफ़ी लोग कहते हैं बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी, लेकिन मैं इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ करूँगा और मैं काफ़ी लोगों से, ज़राए से, काबिल एतमाद ज़राए से मैं बात करके ये सारा कुछ। साकिब बशीर साहब हैं, ये कोर्ट रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर भी हैं। इनकी एक ट्वीट देखी मैंने 3:06 पर और 6 मिनट पर ये ज़ोहर के बाद। वो कहते हैं कि एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर कल समात की काज लिस्ट कैंसल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच की अदम दस्तयाबी पर समात नहीं हो सकेगी। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपीलों पर समात करना थी। ये दो जज मरियम नवाज़ साहबा के और नवाज शरीफ साहब की भी अपीलों पर यही समात कर रहे थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अच्छा, आम तौर पे नहीं होता कि आप हाई प्रोफाइल केसेस में कोई इस तरह की बेंच भाई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस पर बहुत सारी नज़र होती है। मैं माज़रत के साथ कहूँगा, इंतहाई अदब के साथ, वैसे भी हमारे जजेस का मुबैना तौर पे मिजाज है कि जी हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं वो बड़े, उनको बहुत ही इन्हिमाक से और बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए वो ज़रूर समात होती है, क्योंकि मीडिया कवर करता है। मीडिया के कवर करने से वो बहुत सा, आपने देखा होगा कि जिन जिन के पास हाई प्रोफाइल केसेस लगे हैं, चाहे वो नीचे की अदालतें हों या चाहे वो ऊपर की, वो हर वक्त जब मीडिया कोट करता है तो इसी वजह। लाहौर हाई कोर्ट के कितने जजेस के आपको नाम आते हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कितने जजेस के आपको नाम आते हैं, हम मीडिया वालों को कितनों के आते हैं, और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के कितने जजेस के नाम आते हैं। इवन चीफ़ जस्टिस तक का नाम बहुत सारों को नहीं आता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन तमाम जजेस कह लें, उनके नाम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम आते हैं। हाई प्रोफाइल केसेस लगते हैं ना, तो वो फिर इसी तरीके से मीडिया की जीनत बनते हैं, वो हेडलाइंस पे चलते हैं वगैरह। आम तौर पे नहीं होता। और वैसे भी हमने देखा कि जब इनको सज़ा देनी थी तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के साथ तकरीबन को 200 पेशियाँ भुगती, जिसमें JIT से लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में भी कह सकते हैं, वहाँ पर भी, और फिर उसके बाद जब नीचे मामला आया वहाँ पर भी, ठीक। यहाँ पर जब एहतसाब अदालत में हमने कभी नहीं देखा, वहाँ पे बड़ा जल्दी डे टू डे हेयरिंग होती थी, और नीचे भी और ऊपर भी सारा कुछ कि जल्दी बस हेयरिंग करनी है। जिस तरीके से भी कोई लैकुनाज हैं, कुछ भी है, कुछ भी हो, बस जल्दी हेयरिंग करनी है और जल्दी सज़ा देनी है, ये एक परसेप्शन है, ठीक। अच्छा, अब बात ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं, एक परसेप्शन है जनरल, और ये परसेप्शन कहाँ से है मैं आपको बताता हूँ। ये परसेप्शन लीगल फ्रेटर्निटी में है, ये परसेप्शन बार्स में है, ठीक। ये परसेप्शन बहुत सारे मुख्तलिफ, जो सुप्रीम कोर्ट को, जो हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं लोग, उनमें ये परसेप्शन है। या आप उसको परसेप्शन कह लें, आप उसको खदशा कह लें कि जस्टिस साकिब निसार साहब रिटायर्ड जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और रिटायर्ड जस्टिस शेख अजमत सईद साहब, इन्होंने कसम खा रखी है कि मरियम नवाज़ के और नवाज़ शरीफ का ये जो एवन फील्ड का केस है, ये हमने ख़राब करना है। क्योंकि ज़ाहिर है केसेस 3 थे, एक एवन फील्ड का, ठीक है, और 2 दूसरे। मरियम नवाज़ साहबा का सिर्फ़ और सिर्फ नाम, फ्लैगशिप में भी उनका नाम नहीं है, और एक दूसरा केस है उसमें भी उनका नाम नहीं है, सिर्फ एवन फील्ड में उनका नाम है, ठीक, मरियम नवाज़ साहबा का। तो उन्होंने कहा है कि ये परसेप्शन बनी हुई है, और लोगों ने मुझसे बात करते हुए बताया है
कि जी इन लोगों ने कसम खाई है कि जी बिल्कुल। और फिर डेफिनेटली मैंने सवाल किया, मैंने कहा जी ये किस बुनियाद पे? तो बहुत सारी बातें हैं। इससे पहले भी आप देख लें कि राना शमीम साहब जो कि गिलगित के चीफ जज थे, एक्स चीफ जज, उन्होंने क्या कहा था साकिब निसार साहब की जब ये ऑडियो भी आई थी, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने भी कहा था, और उसके बाद साकिब निसार की ऑडियो भी आई, उन्होंने पूरा वो साकिब निसार साहब की जी किस तरीके से वो मेरे सामने उन्होंने फ़ोन किया, ठीक है ना, और किस तरीके से वो बेचैन थे, और किस तरीके से जनाब उनको सज़ा देनी है और ये करना है और सारा कुछ। फिर पूरा केस चला यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बना कुछ भी नहीं। वो केस अभी तक भी उसी तरह से पड़ा है, महफूज हो गया है फैसला, पता नहीं क्या हो गया है या हनूत हो गया है, ठीक। अच्छा, वो कोई भी नहीं, साकिब निसार साहब को बुलाया तक भी किसी ने नहीं है। उस वक़्त भी लोग यही कह रहे थे कि जो मरियम नवाज़ साहबा के बेंच में इज़्ज़त बाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, बहुत सारों का इशारा मुबैना तौर पर उनकी तरफ था। अच्छा, वो फिर भी उन्होंने बेंच से अपने आप को अलग नहीं किया, भले कोई ना भी कहे, लेकिन होता है अपने आप को अलग किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हालांकि एवन फील्ड में बताता चलूं कि ये वो केस है कि जिसकी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने धज्जियां उड़ा के रख दी थी। नैब वालों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, नैब वालों को बोलने का मौका तो छोड़ दीजिए, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये सज़ा सस्पेंडेड है आज भी मरियम नवाज़ साहबा की, वो हैं भी बेल पर। नवाज़ शरीफ साहब की भी सज़ा इस एवन फील्ड में सस्पेंड हो गई थी और वो बेल पर भी थे। अलबत्ता उनकी सज़ा दोबारा इस वजह से बहाल हुई और बेल भी ख़त्म हुई क्योंकि वो वहाँ लंदन चले गए थे तो आए नहीं, तो ये उसकी ये वजह थी, ठीक। अच्छा, और अभी भी कुछ अरसा पहले जब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जब नैब के लोगों से क्वेश्चन किए कि जी साबित करो, हम तो कानून और आइन पे, नैब के पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। मरियम नवाज़ साहबा ने एक दो पेशियाँ पहले जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से, चीफ जस्टिस से कहा है कि अगर मेरा कोई कसूर है तो मुझे टांग दें, और अगर नहीं है तो इस तरीके से केस को प्रोलॉन्ग न करें, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ चाहिए, उन्होंने फेवर नहीं मांगी, इंसाफ चाहिए। उसके बाद जनाब उससे पहले क्या हुआ कि वो एक यूट्यूबर को बनाया गया, नैब ने अपना प्रोसिक्यूटर, पता नहीं उसको कितने पैसे मिले, तो आए वो, उन्होंने कहा जी मैं तो अभी आया हूँ, ठीक है ना, और उनको 1 महीना मिल गया। ये लंबा करने का तरीका होता है ना। फिर उसके बाद जनाब वो दूसरी पेशी पे आए और या तीसरी पे आए गालिबन, तो वो छोड़ गया, उन्होंने कहा जी मैं तो रिज़ाइन कर दिया, मेरी जगह पे और आएंगे। बस इतना सा उनको काम था, पता नहीं उनको कितने पाकिस्तानी ख़जाने से चूना लगा के उस प्रोसिक्यूटर को दिए गए, ठीक है। ये सूरत हाल होती। जस्टिस साकिब निसार का मैंने पूछा कि यार ये कैसे हो सकता है, उनका क्या ताल्लुक़ है बेंच से, तो लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन जो लोगों ने बताया तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल सदाकत है, और इसमें यही है, सच है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, इज़्ज़त माद जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, वो साकिब निसार साहब के दामाद लगते हैं, यानी साकिब निसार साहब की भतीजी उनके घर में हैं और शादी भी उन्होंने करवाई, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को मुबैना तौर पे साकिब निसार साहब ने ही लगवाया जज यहाँ पर, और उनका बहुत असर सूख है और बाकियों पर भी। और फिर इसी तरीके से उन्होंने, मैंने कहा तो फिर क्या हुआ, वो तो अब हैं सर्विंग हैं, वो रिटायर्ड हैं। तो फिर मुझे जवाब मिला कुछ लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों से कि मुबैना तौर पे जस्टिस साकिब निसार साहब का, आपको तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि जस्टिस साकिब निसार का, जस्टिस खोसा का, जस्टिस शेख अजमत सईद का, इनका जितना असर सूख इस वक्त मुबैना तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है, शायद ही किसी का होगा। और वो कह रहे थे कि इनका तीनों का मुबैना तौर पे जिस तरीके से मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जितना असर रसूख है, शायद किसी का होगा। अच्छा, मैं चुप कर गया। मैंने देखा, उन्होंने फिर कहा कि जी आप ये भी देख सकते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब, इन्हीं को तो लगाया गया कुछ अर्सा पहले, ये जो ब्रॉड शीट की JIT बनी थी, ये तो बाद में कि वो ख़त्म ही हो गई सिलसिला, ठीक है ना, और उनको लगाया गया। शेख अजमत सईद साहब कौन हैं जनाब? शेख अजमत सईद साहब शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल। अब आपको पता तो चल रहा होगा कि सूरत हाल क्या है। ये बाबा रहमता ने कुछ अरसा पहले ये जमान पार्क में
मुलाकात की जाके इमरान खान साहब से। मैंने वीडियो की थी कि जो केसेस चल रहे हैं मरियम नवाज साहबा के, नवाज शरीफ साहब के, इसके आज उस चीज़ की तस्दीक हो गई है लीगल फ्रेटर्निटी से, बाहर के मुख्तलिफ लोगों से और मुख्तलिफ वकला से और बड़े बड़े वकला से और कोर्ट रिपोर्टर से और एनालिस्ट से और भी कुछ बहुत ही अथेंटिक सोर्सेज से कि जी बिल्कुल बाब रहमते ने वहाँ क्या क्या डिस्कशन हुई है और क्यों गए थे, वो किस लिए। कहते हैं जी वो मुझसे मशवरा मांगा जो जहाँ पे इतने जय्यद लॉयर्स उनके पास मौजूद हैं। अभी नैब के कवानीन को चैलेंज किया तो ख्वाजा हारिस को पीटीआई ने वकील रखा है, जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उनको ख्वाजा हारिस साहब को रखा है। तो तब तो उन्होंने नहीं मशवरा मांगा, इतनी बड़ी बात पे बाबा रहमते को बुला लेते। बाबा रहमते कौन से बाबा रहमते ने? बाबा रहमते के तो पाकिस्तान की मेरे ख्याल है तारीख़ का वो पहला जज होगा। उनके अपने फैसले, उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके वो चीफ जस्टिस रहे हैं, पता नहीं कितने आधे दर्जन के लगभग फैसले रिवर्स किए हैं। ये बाबा रहमते के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि अपनी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले रिवर्स किए। तो वो कौन सा ऐसा बहुत बड़ा कोई इंटरनेशनल जूरिस्ट आ गया है कि जिसको इमरान खान साहब ने बुलाया कि और तो सारे मर गए हैं इस रूए ज़मीन पर, सिर्फ आप रह गए हैं कि मैंने आपके से ही मशवरा लेना है कि अब मैं क्या करूं, मैं बड़ी दलदल में फंस गया हूं। वो मशवरा नहीं था असल में, बादियों नज़र में मुबैना तौर पे वो एक पुट्ठे मशवरे लेने थे और ये करने थे कि आप किस तरीके से मुबैना तौर पे असरअंदाज हों। ये तो वो परसेप्शन है उन लोगों के बारे में। मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के बारे, ये उन लोगों के बारे में परसेप्शन है, अवाम में परसेप्शन है। ये सिर्फ अवाम में परसेप्शन नहीं, अवाम में तो चलो परसेप्शन बन जाती है ना। अगर आप किसी के लीडर को सज़ा दें, गलत दें या ठीक दें, चाहे भले मैं कहता हूँ ठीक भी दें, तब भी उस लीडर से जो लोग एफिलिएटेड होते हैं ना, उसके वोटर, सपोर्टर्स, वोटर्स, सारा कुछ, ये लोग जो उनके कारकुन, तो वो डेफिनेटली आपको गलत कह देंगे, ठीक है वो, क्योंकि उनके साथ उनकी एफिलिएशन होती है ना, चाहे वो मरियम नवाज साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, ठीक है, कोई भी हों तो उनसे जो रिलेटेड लोग होंगे ना वो गलत होंगे, वो आपको गलत कहेंगे। लेकिन मैं उन पे नहीं जा रहा सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं लीगल फ्रेटर्निटी की, मैं बहुत बड़े लॉयर्स की बात कर रहा हूँ जिनसे मेरी बात भी हुई है, जो कि बाहर के नुमाइंदे भी हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े वकील भी हैं, जो कि इसी तरह से कोर्ट रिपोर्ट, अब जो कोर्ट रिपोर्टर मैं बात कर रहा हूँ, कोर्ट रिपोर्टर्स का बड़ा तजर्बा होता है। तजर्बा इस वजह से होता है उनका कि एक्सपीरियंस इस वजह से होता है कि वो बार बार एक एक जाके, और ख़ास तौर पे इन सियासी केसेस को जितना कवर कर रहे होते हैं, उनका बड़ा वो भी उनकी ना हर एक के नब्ज़ पे हाथ होता है, वो हर चीज़ से, ये तो अब बताने की बातें नहीं है कि वो बाहर आके जब ऑफ द रिकॉर्ड बातें बताते हैं तो कहते हैं कि ना फलां जज का क्या सूरत हाल है, फलां। आजकल तो हालात ये हैं कि बेंच, वो कहते हैं जी बेंच बताओ, हम आपको फैसला बताएंगे, आप हमें बेंच में जजेस का नाम बताओ। ये परसेप्शन बन गई है इस मुमलिकत खुदादाद में। आपके सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ी अदालत है, जहाँ पर अल्लाह के बाद इंसाफ की सबसे बड़ी उम्मीद जिस अदालत से है, उस अदालत का परसेप्शन ये बन गया है कि आप हमें बेंच बताओ, आप हमें बेंच बताओ, हम आपको फैसला बता देंगे। ये वाली सूरत हाल है। तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि अब कल कलां को अगर कोई बात होती है, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है, अगर कोई वीडियो, कोई ऑडियो, या कल को एक होता ना इंसान है ना, वो तंग आके बहुत ही नाक में दम हो जाता है और वो कह रही हैं कि भाई मुझे खुदा के लिए इंसाफ दें, अगर मेरा कसूर है मुझे टांग दें, अगर मेरा कसूर नहीं है तो मुझे इंसाफ दें, ठीक है, मुझे बरी करें। ये मुतालबा करना कोई गलत मुतालबा तो नहीं है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपको कहती हूँ कि मैं इतनी पेशियाँ भुगत चुकी हूँ, मुझे बरी कर दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरा कसूर है तो मुझे सजा दी जाए, और अगर मेरा कसूर नहीं है तो मुझे बरी कर दें, तो मुझे फिर इंसाफ मुहैया किया जाए।
ये बार बार प्रोलॉन्ग करना, कभी वो नैब भाग रहा है, कभी उनको कोरोना हो रहा है, कभी एक प्रोसिक्यूटर को कोरोना हो जाता है, वो आगे पेशी लंबी हो जाती है 1 महीना, फिर उसके बाद अगला आता है यूट्यूबर तो वो 1 महीना ले लेता है, फिर अगली पेशी पे आता है तो कहता है जी मैं तो छोड़ गया हूँ। तो ये हरबे जो अख्तियार किए जाते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक बेंच जो है ना, कभी उनके हिसाब में बेंच टूट जाते हैं और कभी बेंच टूट, अब लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी मेरा पासपोर्ट वापस किया जाए, मैंने बाहर जाना है, ठीक है ना। और उनका हुआ क्या, एक बेंच टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा, जब चौथा टूटा उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। जब चौथा बना गालिबन और नहीं टूटा था, 3 टूट गए थे, तो उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली। ठीक, ये क्या है सूरत हाल, ये क्यों है ऐसा? ये इस वजह से मैं आपको बता, देखें कभी फिर मुहैया नहीं होता जी। तरीके तो बहुत सारे हैं ना किसी चीज़ को लंबा करने के लिए। हमने इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा कि वो वकला जिन्होंने हमला किया हाई कोर्ट पर, उनका क्या बना? ठीक है, कुछ भी नहीं। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा कि बाबे रहमते पर वो राना शमीम साहब ने इल्ज़ाम लगाया, बाबे रहमते को बुलाया तक नहीं गया, उस केस का क्या बना? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। पता नहीं वो महफूज हो गया या हनूत हो गया, क्या हुआ? मैं वो बंदा हूँ जो कुछ जजेस को आइडियलाइज़ करता हूँ इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी एक इंटरनेशनल रिप्यूट भी है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट्स में, यानी यूएस के कोर्ट्स में, यूएसए के कोर्ट में, अदालतों में और यूरोप की अदालतों में उनके जो इस तरह के परिंदों के और जानवरों के हकूक़ पर फैसले हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के, वो वहाँ पे कोर्ट किए गए। तो ये मेरे लिए फ़ख्र का मकाम है कि मेरे एक हाई कोर्ट के जज यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ही हैं कि जो मुझ जैसा बंदा अपनी वीडियोस की बुनियाद पे मिसिंग होता है तो वो उन पे हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, नो डाउट। मैं उनको आइडियलाइज़ करता हूँ। कुछ चंद जजेस ऐसे हैं जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस काजी फाइज़ साहब हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं, जस्टिस जाया अफरीदी साहब हैं, बहुत सारे और भी अगर कोई नाम रह जाए तो ऐसे नामों पर फ़ख्र होता है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को जिनको मैं आइडियलाइज़ करता हूँ कोई उसमें। अच्छा, आपको कोई जज हो या कोई जर्नैल हो, आपको पूरा हक है किसी भी पार्टी के साथ उसको वोट देना। ज़ाहिर है हर बंदा वोट तो देता है ना, वोट पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना कि वोट देने की हद तक तो है। लेकिन अगर उस वोट का देना, वही इतनी सी अटैचमेंट अगर बातियों नज़र में आपके सारे फैसलों पर हावी आ जाती है, इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान की हो नहीं सकती। मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा, मैं पहले इस पर मुतादिद वीडियोस भी कर चुका हूँ कि हमने यही लीगल फ्रेटर्निटी से सुना। मैंने बहुत ही अथेंटिक ज़राए से मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ये अदम एतमाद आने से पहले बातियों नज़र में मुबैना तौर पे, इल्ज़ाम है गलत हो सकता है लेकिन मुबैना तौर पे लोग कह रहे हैं, और ये लोग आम गली मोहल्ले वाले नहीं कह रहे, ये गली मोहल्ले की, थड़े की और ये टांगे वाले की बात ही नहीं है, ये छाबड़ी वाले की बात ही नहीं है, ये जिनकी बात है ऐसी मालूमात किन के पास होती हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है ना। ये वकला बरादरी में ये परसेप्शन है, अब नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस अदम एतमाद से पहले खान साहब की सिफारिश लेके बड़े घर गए थे जनरल बाजवा साहब के पास। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा जी हम तो न्यूट्रल हैं, हम क्या करें इसमें। सही हो गया ना कि अदम एतमाद को आप इसमें, तो अब यहाँ पर ये परसेप्शन बन जाए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मैंने कहा वो इदारा कि जो ममलिकत खुदादाद में, जिसके बारे में ये है कि अल्लाह के बाद अगर किसी ने इंसाफ देना है ना तो वो इस इदारे ने देना है, और अगर वो उस इदारे पे इस तरह की उंगलियां उठें तो फिर आप खुद बताएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो जज, ये जज की जो है ना ड्यूटी, आप यकीन कीजिए जब आप इसको इंसानी हवाले से पढ़ लें, इंसानी तारीख़ में, आप इसको इस्लामी तारीख़ में पढ़ लें, आप इसको इस तरीके से जब आप इसकी कोई स्टडी करें ना, जिनको स्टडी करने का शौक़ है, तो फिर आप देखें कि आप यकीन कीजिए कि अगर किसी आम बंदे ने
वहाँ पे खड़े होके मुझ जैसे गुनाहगार ने अगर वहाँ पे खड़े होके अगर बिल फर्ज मैं ऐसे ही मिसाल देता हूँ कि 10 घंटे हिसाब किताब देना है ना, तो एक जज को 10,000 घंटे देना पड़ेगा। ये ड्यूटी ऐसी है। अल्लाह की सिफत है आदिल, ठीक हो गया ना। और यहाँ पर भी सूरत हाल, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ पे आपका वो ताल्लुक़ और वो इस तरीके के कि अल्लाह की सिफत के साथ ही आप जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। वो मुनसिफ है, मुनसिफ आला है, और आप भी मुनसिफ हैं ज़मीन पर। और अगर आपका परसेप्शन ये बन जाता है तो फिर गिरबान में झांकिए सर। फिर आप इस तरीके से जब आप मतलब जब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं और मैं सिर्फ और सिर्फ खुदावंद करीम के बाद जाए पनाह मुझे सिर्फ अदलिया मिले और वहाँ से भी मुझे इस तरह की खबरें मिलें, तो फिर मेरा दिल टूटेगा। यकीन कीजिए मेरा दिमाग माउफ हो जाएगा। मैं क्या करूँगा वहाँ पर कि जब एग्जेक्टिव, जब इदारे, जब एजेंसियां, जब पुलिस, जब अपना गैर रियासती अनासर सबसे मुझे मार पड़ रही हो और मैं जाए पनाह ढूंढूं अदालत की कोख में, अदालत की छतरी तले, और वहाँ से भी अगर मुझे इस तरह की खबरें मिलें मायूस कुन, परेशान कुन, तो फिर क्या होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।